वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि इसके बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंड ऐसे ही पूरा हिस्ट्री का सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं मेरे इसी चैनल पे। तो आज जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने हैं उसका नाम क्या है? ब्रिक्स यानी कि ईंटें, बीड्स यानी कि छोटे छोटे मोती होते हैं ना जिनकी माला बनती है वो, एंड बोन्स मतलब क्या हुआ? हड्डियां। तो आखिरकार पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि बहुत पुराने जमाने के अंदर इंडिया में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, वहां के लोग कैसे रहा करते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, पैसे कैसे कमाते थे, उनके घर कैसे होते थे, उनका राजा कोई था या फिर नहीं था, और वो सिविलाइजेशन एंड कैसे हो गई। ये सब चीजें हम जानने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, कि आखिरकार हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता ही होगा सबको, 6-7 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये होती कैसी थी, ये लोग रहते कैसे थे, क्या काम करते थे। दिस इज व्हाट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और चैप्टर के नोट्स भी फ्री में आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जिस सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैप पे अगर पॉइंट आउट हमें करना हो तो वो सिविलाइजेशन जो इंडस नदी के किनारे पे बसी हुई थी। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है पहली शहर यहाँ पे जब हमने ढूंढा था यहाँ का, तो वो हड़प्पा हमें मिला था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रख दिया। और दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस के बराबर में ही बसी हुई थी इसलिए। ठीक है, तो ऐसे आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पार्ट था इसका स्टार्टिंग पीरियड, वो कब से कब तक का है? 6000 बीसी से 2600 बीसीई तक का। अब कमेंट सेक्शन ओपन करो और ये तीनों फेजेस को, आपको हिस्ट्री की ये डेट एंड इवेंट्स थोड़ा सा रट्टा लगेगा, अभी लर्न कर लो। ठीक है, ये इसकी बिगनिंग स्टेज थी, यानी कि यहाँ छोटे छोटे विलेजेस हुआ करते थे और बहुत ही स्लो डेवलपमेंट थी। फिर आता है इसका मैच्योर हड़प्पन फेज, जब ये बहुत ही ज्यादा अपनी तूफानी पे थे, मतलब आप समझो बहुत डेवलप्ड थे ये लोग, बड़े बड़े शहर बनाते थे, बड़े बड़े अपने जो है ट्रेड लिंक्स थे इनके, और अच्छा खासा ये डेवलप थे। ठीक है, तो ये था इनका कौन सा फेज? मैच्योर फेज या आपको सेकेंड फेज। इस फेज में इनके बहुत शहर बने हुए थे। ये 2600 बीसी से 1900 बीसी का पीरियड है। एंड लास्ट में आता है इनका लेट हड़प्पन फेज, जब ये बर्बाद हो रहे होते हैं, जब धीरे धीरे ये नष्ट हो रहे होते हैं। ये कौन सा फेज है? 1900 बीसी से 1300 बीसीई तक का। तो इस चैप्टर में हम मेनली कौन सा फेज पढ़ेंगे? अपना ये वाला जो हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज है। अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब जब हड़प्पा में हुई खुदाई तो कुछ चीजें थी जो हमें बहुत ज्यादा मिली थी हड़प्पा में से। क्या क्या मिला था हड़प्पा की खुदाई में से? स्पेशल पॉटरी यानी कि अलग अलग बर्तन मिले थे, ब्रिक्स बनी थी हमारे को, बेग्ड यानी कि पकी हुई ईंटें हमें मिली थी, सील्स मिली थी। सील्स होते हैं इस टाइप के एक ऑब्जेक्ट को हम सील कहते हैं, जिसको बैग के ऊपर लगाया जाता था, बोरों के ऊपर लगाया जाता था उनको बंद करने के लिए। वेट्स हमें मिले हैं जैसे तराजू के ऊपर। ठीक है जी, हमें बहुत सारे बीड्स मिले हैं, ये देखो मोती मिले हैं जिनसे मालाएं बनती थी, और कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स मिले हैं। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से एरियाज की है? इंडस रिवर के पास में तो है, बट कौन कौन सी जगहों पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी? तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में है। इंडिया की स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र तक जो है ये फैली हुई थी हमारी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एरियाज वेयर फाउंड, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में सीधा मैप में पूछा जाएगा और इसे हमें लर्न करना है। ठीक है, तो मैप वर्क भी मैं आपको साथ ही के साथ कराती रहूंगी। एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर अभी तक मैं बताना भूल गई थी तुम्हारे को, भाई मैंने एक और चैनल खोल रखा है अपना ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, उसका लिंक गिवन है, वहां जाके उसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लाइव सेशंस एंड जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो उसी चैनल पे करेंगे। तो आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं एंड यू नीड क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बाकी सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो हम वहां करेंगे। यहाँ मैं आपको डिटेल में लेक्चर पढ़ाऊंगी। ओके, चलो आगे पढ़े। समझ में आ गया इतना आपको कि हड़प्पा के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट कौन से थे, ये वाले, और कहाँ कहाँ पे एरिया मिला था हमारे को, ये कौन कौन से एरियाज में, ये भी हमें पता चल गया। अब पेज नंबर 1 आता है हमारे चैप्टर का। अब स्टार्ट करते हैं हम फाइनली अपनी चैप्टर को।
तो भाई ये जो अर्ली हड़प्पन पीरियड था ना, ये उसके फीचर्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अर्ली हड़प्पन पीरियड कैसा था, तो उसमें हम ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या था। यहाँ के लोग फार्मिंग करते थे, डिफरेंट टाइप की पॉटरी बनाते थे, एनिमल्स रखते थे, सिंपल क्राफ्ट करते थे। सेटलमेंट्स इनकी बहुत स्मॉल थी। अब शुरुआत तो धीरे धीरे ही होगी ना। तो पुराने जमाने का जो हड़प्पा था, बहुत स्टार्टिंग फेज का जो हड़प्पा था, जिसकी आपको फोटो भी दे रखी है, ये देखो, इन एरियाज में आता था ये। यहाँ पे कोई बिग बिल्डिंग या प्लांट सिटीज नहीं थी जो हमने लेटर हड़प्पा में देखी। लेटर ऑन हड़प्पा में भी आप आगे पढ़ोगे, आर्किटेक्ट ने जैसे कोई पूरा आज के ज़माने में जैसे शहर बनते हैं ना, जैसे आप दुबई को देखोगे तो आप पूरी प्लान सिटी तुम्हारे को लगेगी, उस लेवल का आप लोगों का प्लानिंग करके हड़प्पा और मोहनजोदारो को बनाया गया था। अराउंड 7000 BCE से अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ ने यहाँ रहना शुरू करा और यहाँ पे उन्होंने खेती करी। धीरे धीरे ये स्मॉल विलेजेस और इम्प्रूव हुए एंड इसके बहुत सालों बाद इन्होंने क्या करा, शहर बनाए और अपने आप को बहुत डेवलप करा। तो शुरुआत किससे हुई थी? बिगनिंग हमारी यहाँ से हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारी हड़प्पन सील्स। जब हम हड़प्पा की खुदाई करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिली थी वो ये मिला था हड़प्पा का सील, ये वाला सील, जिसके ऊपर क्या बना हुआ था? इट वॉज मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड स्टियाटाइट। ये जो हड़प्पा की सील है कौन से स्टोन से बनी है? ये स्टियाटाइट नाम के एक स्टोन से बनी है। और इस सील्स के ऊपर ज़्यादातर क्या बने होते थे? एनिमल की फोटोज बनी होती थी, ठीक है। और जो है इनकी जो स्क्रिप्ट है, इनकी जो ये राइटिंग है, ये देख रहे हो, ये कुछ लिखा हुआ है, ये आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि आज तक इसे हम तोड़ के पढ़ नहीं पाए। जैसे इजिप्ट वालों की भाषा हमें पता है, मेसोपोटामिया 11th में जो पढ़ा था उनकी भाषा हमें पता है, इनकी नहीं पता। तभी तो इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें जो हम आज तक नहीं जानते हैं। जब इनकी हमें लैंग्वेज पता चल जाएगी तो मे बी हम और जान पाए हड़प्पा के बारे में। इवन दो वी कैन नॉट रीड इनकी स्क्रिप्ट, बट फिर भी हमें इनके बारे में कैसे पता है? इनके हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स से। तो यही सब देख के हमने हड़प्पा का पास पता लगाया है। तो अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। मतलब क्या हुआ सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का? पहले टॉपिक का मतलब समझाऊंगी, फिर अंदर का पार्ट समझा दूंगी। आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, रट्टा मारना क्या करना है, अभी चैप्टर समझ में आ जाएगा सारा। अभी आ रहा है ना समझ में? तो भाई सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मतलब खाते क्या थे ये लोग, कमाते क्या थे, करते क्या थे ये। तो चलो देखते हैं। तो हड़प्पा बहुत सारे टाइप के ग्रेन और प्लांट्स को खाते थे, हड़प्पन्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करे हैं बर्न्ड ग्रेन्स। बर्न्ड ग्रेन मतलब जले हुए। भाई आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर होते हैं, मतलब ये छोटा सा ब्रश लेके मिट्टी में बैठ जाते हैं और क्या क्या ही निकाल देते हैं हमारे पास्ट का। तो इनको एक जला हुआ ग्रीन का टुकड़ा मिल गया, उससे इन्होंने पता लगाया कि ये लोग क्या खाते थे। और वो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये पता लगाते हैं कौन से प्लांट्स खाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? आर्को बोटानिस्ट। कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको लर्न होता रहे। तो इनको किस किस के ग्रेन मिले? व्हीट के, बार्ले के, लेंटिल के, चिकपी के और सेसमे के। मिलेट्स के इनको बहुत ज़्यादा मिला कि एविडेंस की गुजरात में उगाया जाता था। एंड राइस वॉज ऑल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स, कई कई जगह पे राइस भी उगाया जाता था। समझ गए? अब शादी के साथ में ग्रेन्स भी खाते थे एंड दे ईट नॉनवेज ऑल्सो। ये नॉन वेजिटेरियन भी थे काफ़ी लोग। तो ये कैटल रेयरिंग भी करते थे, भेड़े पालते थे, शीप पालते थे, गोट पालते थे, बफेलो पालते थे, पिग पालते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये लोग क्या करते थे? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते थे, अपने घर में भी रखते थे। और वाइल्ड एनिमल्स की बोल से हमें पता चला है कि ये उन्हें खाते भी थे। ये हंटिंग करते थे, यानी कि शिकार करते थे। और क्या खाते थे? डियर। डियर क्या होता है? हिरन। बोर क्या होता है? एक वाइल्ड बोर होता है, यानी कि जंगली सुअर कहते हैं उसको, वाइल्ड पिग जो होता है, वो खाया करते थे। ये घड़ियाल, ये भी मिला है। इसका मतलब ये लोग उसे खाते थे। अब हमें ये नहीं पता कि ये हड़प्पा के लोग खुद जाके मारते थे जंगल में, या कोई जंगल की जो कम्युनिटीज होती होंगी उनसे खरीदा करते थे, दैट वी डोंट नो। तो खाते क्या थे पता चल गया, फार्मिंग करते थे, ये सब उगाते थे और ये खाते थे। डन। आते हैं टॉपिक नंबर 3 के ऊपर। टॉपिक नंबर 3 हमारा यानी कि 2.1 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। यहाँ हम जानेंगे एग्रीकल्चर, खेती इतने पुराने ज़माने में करते कैसे थे, हज़ारों साल पहले खेती होती कैसे थी। चलो देखते हैं हज़ारों साल पहले खेती कैसे होती थी। तो ग्रेन फाइंडिंग्स हमें बताती है कि ये लोग एग्जैक्टली फार्मिंग तो करते थे, बट कैसे करते थे ये हमें नहीं पता है। अब पता लगाने के लिए हम इनकी चीज़ें देखते हैं जो ज़मीन में से निकली। ज़मीन में से एक सील निकली जिस पे बुल बना था और ऑक्सन बना था। तो हम समझ गए कि ये लोग खेती करने के लिए बुल और ऑक्सन यानी कि बैल और भैंसों का इस्तेमाल करते होंगे। प्लॉ के मॉडल्स मिले हमें बानावाली और चोलिस्तान में। 1 मार्कर क्वेश्चन है, और ये जो मैंने 1 मार्कर बता दिया और तुमने लिख दिया ना, तो कोई गाइड की जरूरत नहीं है तुम्हें। MCQ CUET के भी तुम यूं ही निकाल दोगे अगर आप ध्यान से बस मेरी वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। तो प्लॉ के मॉडल्स कहाँ से मिले? प्लॉ क्या होता है? हल। हल का मॉडल मिला हमारे को, वो आज के ज़माने में म्यूजियम्स में रखे हैं। कभी जब बड़े हो जाओगे, पैसे कमा रहोगे ना अच्छा खासा, तो हड़प्पा के म्यूजियम्स को विजिट करना एंड देखना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, ठीक है। तो बानावाली और चोलिस्तान से हमें प्लॉ के मॉडल्स मिले। एक रियल प्लॉट फील्ड भी मिली हमें कालीबंगन गुजरात में। प्लॉट फील्ड मतलब क्या हुआ?
यानी कि खेत जिसमें जुताई हो रखी थी, यानी कि जिसमें ग्रीन्स लगे हुए थे। ये फोटो मैंने लगाई नहीं है, आपको दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। इट हैड क्रॉस फरोज, यानी कि जहाँ पे 2 क्रॉप्स भी इकट्ठे उगा सकते हैं। कुछ फील्ड हमें ऐसे भी मिली जहाँ पे ये लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे, एक टाइम पे 2 क्रॉप भी उगा पाते थे, जो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। टूल्स फॉर कटिंग क्रॉप्स हमें मिले, साथ ही के साथ में हमें स्टोन की ब्लेड्स मिली, मेटल के टूल्स मिले, बहुत सारी जगह ऐसी हमें दिखी जहाँ पे ये लोग फार्मिंग करते थे। अब ये भी हमें पता चला कि ये इरिगेशंस के लिए गाइस इन्होंने कैनाल्स तक बना रखे थे। कैनाल क्या होते हैं, जो एक छोटी छोटी नहरें हम नदियों के पास में से काट देते हैं उन जगहों तक पहुँचाने के लिए जहाँ पे पानी नहीं आता है। अब हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि कैनाल्स को बहुत ज़्यादा एडवांस करा था ब्रिटिशर्स ने, बट ये पढ़ो आप, हड़प्पन्स के टाइम तक हमारे यहाँ पे कैनाल्स हुआ करते थे। अफगानिस्तान का एरिया हड़प्पा में ही आता था। अफगानिस्तान को समय पे कहते थे शोर तो गई, तो हमें एक ऐसा कैनाल मिला है जो अफगानिस्तान, क्योंकि वो एक सूखा इलाका है, वहाँ तक जा रहा था एक कैनाल। वेल्स भी हमें बहुत सारे मिले हैं, यानी कि कुएं लोगों के घरों में होते थे। लगभग 700 कुएं हमें पता चले हैं कि एक शहर के अंदर से ही निकल गए थे। एंड धोलावीरा के अंदर हमें गुजरात, धोलावीरा कौन सी साइड है यहाँ की, गुजरात, यहाँ से हमें वाटर का रिजर्वॉयर मिला है, बाउली जिसे कहते हैं ना, ये देखो ये रही, यानी कि एक जगह बना रखी थी पूरी की पूरी बिल्डिंग जहाँ पे रेन वाटर को स्टोर करा जाता था। तो इनके पास इरिगेशन की भी अच्छी खासी टेक्निक थी। तो अब हमें पता चल गया फार्मिंग ये लोग क्या करते थे, समझ गए। तो हमें पता चल गया खाते क्या थे, फार्मिंग क्या करते थे। 2 टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं अपने 3rd टॉपिक के ऊपर, मोहेंजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब हम इनके सबसे फेमस शहर के बारे में पढ़ेंगे, मोहेंजोदारो। एंड आपको पता है इसका नाम मोहेंजोदारो क्यों है? इसका नाम मोहेंजोदारो इसलिए है क्योंकि इसका मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड मतलब मुंडियों का और डेड बोन्स का एक ढेर। क्योंकि जब यहाँ की हमने खुदाई करी थी, हमने मतलब मैं नहीं गई थी, तुम लोग नहीं गए थे, जब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे खुदाई करने के लिए गए थे तो वहाँ से उन्हें स्केलेटन ही स्केलेटन मिल रहे थे। खुदाई इतने स्केलेटन मिले, इतने स्केलेटन मिले कि इसका नाम ही रख दिया कि ये तो मुंडियों की ढेरी है, ठीक है, यानी कि मोहेंजोदारो कि इतने सारे यहाँ पे स्केलेटन हमें मिले थे। तो इसका जो है हड़प्पन सिटीज़ का, जितने भी हड़प्पा के शहर थे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता था, ये प्लान करके बनती थी। प्लान करके, जैसे आज के ज़माने में अगर कोई अपना घर खरीदता है तो आप नक्शा बनवाते हो कि एक कमरा यहाँ होगा, एक कमरा यहाँ होगा, ऐसे ही इनके पूरे शहर प्लान्ड थे। आज के ज़माने में भी अगर हम कोई नया शहर बसाएंगे ना तो रखेंगे भाई यहाँ पोस्ट ऑफिस होगा, यहाँ लोगों के घर होंगे, यहाँ पे बैंक होगा और इधर कॉलोनीज होंगी जहाँ लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी और यहाँ पे कुछ होगा। पूरा प्लान करके ना, यहाँ से नालियाँ निकलेंगी, यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, यहाँ पे जो है आप लोगों का सीवेज होगा, प्लान होता है। ऐसे ही इन्होंने प्लान कर रखा था। इनके जितने भी शहर होते थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे। एक होता था सीटाडेल, दूसरा होता था लोअर टाउन। सीटाडेल क्या होता था, सीटाडेल काफ़ी छोटा होता था एज़ कम्पेयर टू लोअर टाउन, बट इसको ऊंचाई पे बनाया जाता था, यानी कि बड़े बड़े आप कहो कि ईंट के प्लेटफॉर्म बनाते थे, उसके ऊपर इसे बनाते थे। अब क्यों बनाते थे ये हमें नहीं पता है, मे बी बाहर से फ्लड ना आ जाए या कोई अटैक ना कर दे इसलिए। और इसको चारों तरफ से वॉल कर रखा होता था, किला बंद, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना, जैसे कोई हिस्टोरिकल मूवी दिखाते हैं, राजा अपने किले को आसपास में दीवारें लगाते थे बड़ी बड़ी, जिससे कोई हमला ना कर पाए, ऐसा होता था सिटाडेल। तो सिटाडेल का फीचर क्या है, ऊंचाई पे होता था, छोटा होता था, बिग प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, एंड यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि जो सब लोगों की यूज़ की होती थी। जैसे यहाँ पे हमें नहीं पता इनके यहाँ राजा होते थे या नहीं होते थे, बट बहुत बड़ा अनाज स्टोर करने की जगह, पब्लिक बाथ, ये सब चीज़ें यहाँ होती थी। अब बात करें अगर लोअर टाउन की, तो लोअर टाउन में क्या होता था, लोअर टाउन बहुत बड़ा होता था और यहाँ लोगों के घर होते थे। ये भी प्लेटफॉर्म पे बने होते थे, बट उतने ऊंचे नहीं जितने सीटाडेल में है। और ये पूरा अच्छे से फोर्टिफाइड नहीं होता था, यानी कि किलाबंद ये नहीं होता था कि बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती थी, ठीक है जी। तो यही चीज़ जो मैंने तुम्हें हिंदी में समझाएगा, यही एग्जाम में आएगा 2 मार्क के डिफरेंस में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीटाडेल एंड लोअर टाउन। तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो समझ में आ गया सीटाडेल का क्या है। वापस लाओ, देखो सिटाडेल क्या है, स्मॉलर बट ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, मेड ऑन मड ब्रिक बेस। मैंने आपको कहा ना, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाते थे, ऊपर बिल्डिंग बनाते थे, ठीक है। वॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन, लोअर टाउन से बिल्कुल अलग होता था। लोअर टाउन कैसा था, कमेंट सेक्शन करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करो और उस पर लिखते रहो। लोअर टाउन लार्जर था और थोड़े लोअर एरिया में, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको ऊंचाई पे नहीं बनाया गया था। इसको भी वॉल करा जाता था, बट उतने अच्छे से वॉल नहीं था ये जितना सीटाडेल होता था। बिल्डिंग बिल्ड ऑन रेस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी। अब
ये रेस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमें पता चला कि लगभग 4 मिलियन लोग एक दिन काम करते होंगे वो ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। एक बार बना के दिखा देती हूँ तुम्हारे को कैसे बनाते थे। जैसे मैं कह रही हूँ ये घर बना हुआ है, ठीक है, ये घर है। आज के ज़माने में हम ग्राउंड के ऊपर घर बना देते, बट ये ग्राउंड पे घर नहीं बनाते थे। ये पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते थे और उसके ऊपर घर को रखते थे, उसके ऊपर घर बनाते थे। अब ये वो प्लेटफॉर्म क्यों बनाते थे दैट वी डोंट नो, बट ये ऐसे ही अपने घर बनाते थे। दिस शोज स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो लोअर टॉल को भी वॉल से सराउंड किया जाता था, ठीक है। अब ये जो बनाते थे पूरे के पूरे ब्रिक्स के ऊपर, ये साइड के बॉक्सेस हैं। मैं आपको हर चीज़ पढ़ानी हूँ उस चैप्टर के अंदर, मैंने साइड के बॉक्सेस भी लीव नहीं करे हैं। तो यहाँ हमें बताया गया लगभग 4 मिलियन पर्सन, 4 मिलियन मजदूर या मिस्त्री एक दिन पे काम किया करते थे। इतना लार्ज स्केल काम होता था इनके वो पत्थर के प्लेटफॉर्म बनाने के अंदर। जैसे हमारे यहाँ नींव खुद के ज़मीन में डलती है ना, इनकी नींव ऊपर बनती थी। तो पहले प्लेटफॉर्म बनते थे, फिर कंस्ट्रक्शन होता था, और हर ब्रिक का साइज भी सेम होता था। 1:2:4 के रेशियो में हर ब्रिक बनती थी। रट्टा मार लो, आएगा ये सीयूईटी तक की में, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है जी। जिसमें लेंथ होती थी 4x, ब्रेथ होती थी 2x और हाइट होती थी 1x, ठीक है। सेम टाइप्स ऑफ ब्रिक यूज हुई थी हड़प्पा की हर सिटी में। तुम पूरे शहर में कहीं भी चले जाओ, पूरी सिविलाइजेशन में हर जगह सेम ईंटें यूज होती थी। तो ये सब चीज़ें क्या दिखानी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बातचीत करते थे एक दूसरे से सभी। तो हर शहर में सेम ब्रेक लग रही है, तो पता नहीं ये लोग वो सब कैसे करते थे। अब आता है हमारा एक और टॉपिक शॉर्ट वाला जो बुक में कोने में लिखा हुआ है, प्लाइट ऑफ हड़प्पा। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हड़प्पा, ये देखो ये फोटोज है, ऐसी हड़प्पा ब्रिक्स का बना हुआ था, कि इसको जब हमने ढूंढा ना तो पता क्या हुआ था कि इसकी काफ़ी सारे ईंटों को ईंट चोरों ने चोरी कर लिया था, ठीक है जी। क्या होता था भाई, लोग जो है जब यहाँ रहते थे ना हड़प्पा के आसपास में, जो आजकल अभी ये पाकिस्तान में एरिया, तब तो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में तो सब इंडिया ही था, ठीक है, हमेशा से सब इंडिया था। बाद में हमारा डिवीजन हुआ, तो वहाँ पे क्या होता था, लोग क्या करते थे, उनको यहाँ ज़मीन में से ईंटें निकलती थी और वो उस ईंटों को चोरी करके अपने घर बनाते थे, कुछ बनाते थे, कुछ बनाते थे। एक दिन एक आर्कोलॉजिस्ट वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा और समझा कि ये तो कुछ पुराने ज़माने की ईंट लग रही है। तब उन्हें पता लगा कि ये तो बहुत पुरानी, हमारे हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन की है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसा हमारे हड़प्पा की चीज़ें हैं जो मे बी आप सोचो कोई घर बना हुआ था ईंटों का, उसे देख के हमें समझ में आ जाता, बट वो लोगों ने तोड़ के उन ईंटों को यूज़ कर लिया था रेलवे के ट्रैक्स बनाने में या कुछ और काम में। तो बहुत सारा हमारा पास्ट चोरी हो चुका है बिकॉज ऑफ द ब्रिक रॉबर्स, ठीक है। चलो अब आगे अब आता है हमारा टॉपिक 3.1, लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। भाई इनकी नालियों पे क्वेश्चन नहीं आया ना एग्जाम में तो मेरा नाम बदल के कुछ और रख देना। हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, या आप कोई कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम में लो, हड़प्पा वालों की नालियाँ। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोगों का सीवर्स ब्लॉक हो जाते हैं, बारिश आती है, तो इनके नहीं होते थे उस ज़माने में भी। कैसी होती थी इनकी, वन मेन फीचर हड़प्पन सिटी का था उनका वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। इनकी शहर की जो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, यानी कि सारी सड़कें 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती थी, ठीक है। ड्रेन्स वर बिल्ड फर्स्ट, पहले नाली बनती थी फिर गली बनती थी, पहले नाली बनती थी फिर घर बनेगा कि भाई वो उस घर का कूड़ा उस नाली में जा पाए, ठीक है। नाली नहीं है तो घर ही नहीं बनेगा, ठीक है। एवरी हाउस हैड एटलीस्ट वन वॉल फेसिंग द स्ट्रीट। तो आप लोगों ने देखी होंगी कुछ हमारे यहाँ पे ना आजकल पतली पतली गलियाँ होती है जिनमें लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। वो एक्चुअली में क्या होती थी, वो सीवर लेन्स होती थी। क्या होता था कि घर है, घर के पीछे एक पतली सी गली है जहाँ पे नाली है और वहाँ पे सारा कूड़ा जाएगा, घर का वेस्ट वाटर जाएगा। तो ऐसे ही इन लोगों ने अपने घर बना रखे थे, हर घर के पीछे एक गली होती थी जहाँ पे नालियाँ जाया करती थी। दिस हेल्प डर्टी वाटर फ्रॉम हाउस टू फ्लो इनटू द ड्रेन्स इजीली, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ने हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम सिटाडेल के ऊपर। सिटाडेल किसका पढ़ रहे हैं, अब हम ये मोहनजोदारो का सिटाडेल पढ़ रहे हैं, और जो है बाकी जितनी भी हड़प्पा की सिटीज़ थी इसको तो हम लर्न कर चुके हैं सिटाडेल क्या था, बट हमें अब दोबारा बताया जा रहा है कि हर सिटाडेल, जितनी भी हमारी कंट्रीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कंट्रीज कह रही हूँ मैं, सिटीज़ थी, उनमें वेस्टर्न पार्ट में होता था सिटाडेल और लोअर ईस्टर्न पार्ट में होता था लोअर टाउन। तो डायरेक्शंस बता रखे हैं, बट समटाइम्स ऐसा अलग हो जाता था, यानी कि ढोलावीरा और लोथल में होल सिटी वॉज फोर्टिफाइड। तो ये दो ऐसे शहर थे जहाँ पे ये डिवीजन नहीं था सिटाडेल और लोथल का। इनसाइड द सिटी डिफरेंट सेक्शंस वर ऑल्सो डिवाइडेड बाय वॉल्स। सिटी के अंदर ही वॉल से डिविजन हो रखा था। लोथल ऑफ द सिटाडेल वॉज नॉट सराउंडेड बाय वॉल्स। तो सिटाडेल जो था लोथल का, उसमें वॉल्स ही नहीं हो रखी थी, बट इट वॉज बिल्ट ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। तो ये ही दो शहर ऐसे हैं जहाँ पे वो जो इनका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था कि एक सिटाडेल होगा लोथल होगा, वो फॉलो नहीं होता, बाकी सब जगह पे होता था। ओके अब हम आगे आते टॉपिक 2.2 पे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर।
यानी कि इन लोगों के घर कैसे हुआ करते थे। तो अभी पहले ही बता रही हूँ, ये देखो ये है इनके घरों का डिज़ाइन, ठीक है। बहुत सारे घर हमें ऐसे मिले हैं जो 2 फ्लोर्स के थे, यानी कि उनमें सीढ़ियों के ऊपर भी एक मतलब पूरा जैसे शिनचैन का घर है ना, 2 फ्लोर हैं और ऊपर छत होगी वैसे टाइप से, ठीक है। और जो है इनके जितने भी घर थे, बहुतों में से हमारे को क्या मिले हैं, कुएँ मिले हैं कि प्राइवेट कुआँ है अपना, घर से बाहर नहीं जाना है पानी लेने के लिए। एंड ये लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए ये अपने घर ऐसे बनाते थे कि उसके बीच में सेंटर में कोर्टयार्ड रखते थे, आंगन वेड़ा कुछ भी आप कह सकते हो, वरांडा उसको। और जो भी कोई गेस्ट आएगा उसको वो यहाँ बैठाते थे, और उस जगह से किसी भी कमरे का व्यू नहीं मिलता था कि अगर कोई गेस्ट यहाँ बैठा है तो वो तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे रूम में वो झांक नहीं पाए। और जो बाथरूम होते थे वो बाहर के साइड पे यहाँ होते थे कि अगर गेस्ट आया तो वो कोर्टयार्ड से ही बाथरूम में चला जाए, वो तुम्हारे रूम्स के अंदर एंटर ना करे। यानी कि इनको अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद थी, जैसे आजकल हम लोगों को भी होती है, ठीक है। मेहमान आते हो तो तुम चाहते हो ना मेरे रूम में ना आए, दैट्स व्हाट। तो मोस्ट हाउसेस सेंट्रल कोर्टयार्ड पे बिल्ट होते थे, रूम उसके आसपास में होता था। कोर्टयार्ड में ही कुकिंग, वीविंग, डेली वर्क स्पेशली हॉट वेदर में किया जाता था। प्राइवेसी ये लोग बहुत पसंद करते थे, इसलिए ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो ही नहीं बनाते थे कि कोई बाहर से गली में से देख न ले। मेन डोर डिड नॉट ओपन डायरेक्टली इनटू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में सीधा मेन डोर भी नहीं खुलता था, एक गली होती थी, फिर जाके आपका मेन डोर के बाहर एक गली है थोड़ी सी, फिर आपका कोर्टयार्ड आएगा। एवरी हाउस हैड अ बाथरूम, जिसमें ब्रिक का फ्लोर होता था, अच्छे खासे बाथरूम होते थे इनके यहाँ, बाहर खेतों में नहीं जाते थे ये वॉशरूम करने के लिए। ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट, बाथरूम के बाहर ड्रेन होती थी। एंड कुछ घरों में तो हमें स्टेयर्स भी मिली है, मतलब उनके यहाँ सेकेंड फ्लोर भी था। मेनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, उनके अपने वेल भी थे। और जो है कुछ वेल्स ऐसे भी होते थे जो आउटसाइड भी यूज़ कर सकते थे, तो ये बाहर बनाते थे। अराउंड 700 वेल्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, लर्न कर लो, हमें मोहनजोदारो में से ही मिले। तो 700 घर तो मोहनजोदारो के अंदर ही थे। यही चीज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगी, और ये अगर पॉइंट्स आपने लिख दिए यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो ये मेरे जो नोट्स हैं इनकी टेंशन मत लो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं जितने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ मैं करूँ, ठीक है। रैदर देन जस्ट टेलिंग यू कि भाई आप ये बुक खरीद लो, आप वो बुक खरीद लो, और उनसे भी तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, पेपर डिफिकल्ट बन के आता है, एंड देन यू क्राई कि मेरे नंबर नहीं आए हैं। तो इसीलिए गाइस जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, वहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर प्रिंटेबल नोट्स मिल रहे हैं, 10-15 रुपये लगेंगे, उनका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना, एंड देन ये चैप्टर आपका पूरा दिमाग में बस जाएगा सिर्फ उन नोट्स को पढ़ने से। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अपने सेकंड चैनल पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और मेरे से पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लो, आपकी ड्यू की सीट पक्की है, आपका सीवीटी क्लियर होगा ही होगा, अगर आप बस फोकस से यहाँ पे आके पढ़ रहे हो। यू डोंट हैव टू, आप कह सकते हो कि कोई और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं 3.3 द सीटाडेल। अब सीटाडेल में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसा होता था, लर्न है ना, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना होता था, छोटा होता था, चारों तरफ से वॉल्ट होता था। अब यहाँ पे लोगों के घर नहीं होते थे, पब्लिक प्लेसेस वाली बिल्डिंग होती थी। जैसे यहाँ से हमें एक वेयर हाउस मिला, यानी कि वो जगह जहाँ कुछ स्टोर करके रखा जाता होगा, अ लार्ज स्टोरेज बिल्डिंग। और ये जो वेयर हाउस था इसका लोअर पार्ट ब्रिक का बना हुआ था, जो हमें अभी भी मिल गया, यानी कि जब हम मोहनजोदारो गए तो हमें वहाँ पे मिल गया। मे बी उसके ऊपर की चीज़ तो खराब हो गई, बट नीचे का ब्रिक का प्लेटफॉर्म हमें मिल गया। अपर पार्ट वॉज प्रोबेबली वुड, जो इतने सालों में डिके हो गया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग हमें मोहनजोदारो की मिली है वो क्या है, वो है ग्रेट बाथ, जिसकी फोटो ये रही, देखो ये है ग्रेट बाथ। अब यहाँ पे शायद ये लोग कोई क्योंकि ये लोग अपनी ना क्लीनलीनेस पे भी बहुत ध्यान देते थे, तो मे बी यहाँ पे ये लोग कुछ रिचुअल बाथ वगैरह करते हो। ये हमें ग्रेट बाथ मिला है, जहाँ पे चारों तरफ से सीढ़ियाँ थी जाने के लिए, एक कोने पे बहुत सारे बाथरूम्स बने हुए थे कि यहाँ पे लोग नहाने के बाद यहाँ पे बाथरूम्स पे चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का हमें ये ग्रेट बाथ मिला है। तो ग्रेट बाथ के फीचर्स लर्न करने हमारे को, लेट्स स्टडी। तो सबसे फेमस बिल्डिंग कौन सी है मोहनजोदारो की, एक बिग रेक्टेंगुलर बाथ जिसको हम कहते हैं ग्रेट बाथ, जो चारों तरफ से कॉरिडोर यानी कि गलियारे और रूम से सराउंडेड था। यहाँ पे 2 स्टेयर केसेस थी, नॉर्थ एंड साउथ से, जिसको हम टैंक में एंटर करने के लिए यूज़ करते थे। तो नॉर्थ और साउथ से सीढ़ियाँ जा रही थी। इसमें वाटर प्रूफ जिप्सम मोटर यूज़ हुआ था, यानी कि जो इसके अंदर सीमेंट का रखा था, स्विमिंग पूल होता है जैसे, तो ये इनका ग्रेट बाथ था। तो इनका पूल के अंदर जो था वो प्लस्तर का रखा था, वाटर टाइट रहे कि पानी बाहर ना निकले। वाटर ड्रेन्ड आउट थ्रू अ ह्यूज ड्रेन। अब भाई देखो, अब पानी उस ज़माने में, अब स्विमिंग पूल का ड्रेन तो खाली हो जाता है ना, तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उस ज़माने में एक पानी अगर इन्होंने पूल में इकट्ठा कर लिया उसे खाली कैसे करेंगे,
इन्होंने नालियाँ बना रखी थी। नियर बाय एक बिल्डिंग थी जहाँ पे 8 बाथरूम्स थे, वो भी उसी ड्रेन से कनेक्ट होते थे। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डिज़ाइन एंड लोकेशन ऑन द सीटाडेल, स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि इसे किसी रिचुअल बेथिंग दिल, जैसे कोई बहुत पूजा पाठ का या कोई रिचुअल का दिन होता होगा, उस दिन यहाँ पे जाके नहाया जाता होगा। लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, टॉपिक नंबर 4, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हम जान चुके हैं ये हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, घर कैसे थे, खाते क्या थे, पीते क्या थे, ये सब जान लिया। अब हम जानेंगे कि अब बात रही अमीरी गरीबी का फर्क पता लगाने की। भाई अमीर कौन था, हड़प्पा में गरीब कौन था, मैं कैसे पता लगाऊं, मेरे पर डोरेमोन तो नहीं है, टाइम मशीन दे दे जाके देख लें। बट आर्कियोलॉजिस्ट पे कुछ पैतरे होते हैं जिनसे वो पता लगाते हैं। पहला है बरियल्स को स्टडी करना। बरियल मतलब क्या हुआ, जहाँ गाड़ा जाता है मरने के बाद, उन जगहों को स्टडी करना। क्योंकि इजिप्ट में जैसे हमें पता है कि इजिप्ट में वो लोग बहुत खजाना रखते थे साथ में कि आगे यूज़ करेंगे, तो अगर ये लोग भी खजाना रखेंगे तो अमीर पे ज़्यादा खजाना होगा, गरीब पे कम, तो ये चेक करा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेड बॉडीज़ को यूजुअली सिंपल पिट्स में, सिंपल गड्ढे बना के बरी कर दिया जाता था। ठीक है, बरियल स्टाइल सम ग्रेव्स का थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगा था कि उनमें ईंटों का प्लस्तर कर रखा था एंड कुछ में नहीं था। तो मतलब कि थोड़ा बहुत तो इनके पास डिफरेंस था कि जो लोग, कुछ पे पैसा होता होगा तो वो अंदर से गड्ढे के अंदर पूरा सीमेंट करवा देते थे, कुछ नहीं करवाते थे। बट इससे हमें ये नहीं पता चलता कि बहुत अमीरी गरीबी का फ़र्क है। थिंग्स फाउंड इन ग्रेव की अगर हम बात करें तो हमें ग्रेव्स में से क्या मिला, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले, कुछ बर्तन मिले, कुछ गहने वहने मिले, और जिनको डेड बॉडी के साथ में रखा जाता था। दिस शोज़ कि मे बी ये लोग भी बिलीव करते थे कि लाइफ के बाद आप कुछ यूज़ कर सकते हो, मरने के बाद आपको ये काम आएंगी। ज्वेलरी मिली है बोथ वुमेन एंड मैन की ग्रेव्स में से। इवन एक मेल की ग्रेव में से हमें बहुत ही सुंदर सा एक नेकलेस मिला था, जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगी, जिसमें शेल रिंग्स और बीड्स हैं। सम बॉडीज वर बरीड विद कॉपर मिरर ऑल्सो। मे बी इनकी कोई प्रथा हो कि कॉपर मिरर के साथ में बॉडीज को बरी करा जाता था। हड़प्पन्स डिड नॉट बरी मच वेल्थ विद द डेड अनलाइक एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट की तरह बहुत सोने चांदी खजाना ये लोग नहीं रखते थे। तो वो बरियल्स देख के तो हमें पता नहीं चला अमीरी गरीबी का फ़र्क। अब दूसरा पैतरा क्या होता है पता लगाने का अमीरी गरीबी का फ़र्क, वो होता है क्या, डेली यूज़ के आइटम। अब आप अमीरों के घर में जाओगे तो आपको अलग अलग सी चीज़ें दिखेंगी, PS5 दिखेगा, उसका बढ़िया सा कंप्यूटर दिखेगा, ढेर सारे AC दिखेंगे, लग्जरी वार्डरोब दिखेगी। आज के ज़माने की मैं बात करूँ, नॉर्मल इंसान के घर में जाओगे नॉर्मल से कमरे होगा, ठीक है, नॉर्मल से TV AC फ्रिज होगा उसके घर में भी, बट आप पता लगा सकते हो। तो उस ज़माने में भी डेली यूज़ के आइटम से पता लगाया जाता था क्या लग्जरी है क्या सिंपल है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को, आर्टिफैक्ट मतलब क्या, जो खुदाई में से चीज़ें निकली, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 2 पार्ट में। पहला क्या, यूटिलिटारियन, डेली यूज़ की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि बहुत मात्रा में मिलती है हर घर में से। दूसरी होती है लग्जरी आइटम। हम कैसे कहें लग्जरी आइटम, जो बहुत कम मिली, बहुत कम जगहों से जो मिलती है, मतलब वो लग्जरी है, रेयर है। तो डेली यूज़ की आइटम हमें क्या मिली, स्टोन और क्ले के बर्तन, जो बहुत आसानी से मिल जाते थे और हमें पूरे सिविलाइजेशन में हर जगह मिले। इनमें कर्न्स क्या होते हैं, सिलबट्टे, पॉटरी, नीडल्स, बॉडी स्क्रबर्स, ये हमें ढेरों मिले। तो ये तो नॉर्मल आइटम्स थी। कुछ हमें लग्जरी आइटम्स मिली जो रेयर थी। वो कौन सी थी, जिनको डिफिकल्टी से जो बनती थी, जैसे कि एक होता है फ्योन्स का पॉट। ये पॉट, ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से बनाया जाता है, तो ये हमें बहुत कम घरों में से मिला। तो हमने सोचा मे बी ये लग्जरी हो। और कुछ घरों के अंदर से गोल्ड की ज्वेलरी मिली, मटकों के अंदर बंद करके, जैसे हम लोग बैंक में लॉकर रखते हैं ना, ये लोग होड्स बना देते हैं। होड्स मतलब क्या होता है, एक मटका होता था, उसको कपड़े से ढक के अंदर उसमें सोना चांदी रखते थे। तो वो भी हमें मिला है। पर अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा लग्जरी का, तो जो बड़े शहर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, वहीं हमें लग्जरी आइटम्स मिली, बाकी जगहों पे हमें लग्जरी आइटम्स नहीं मिली। इससे हमें ये पता चलता है कि बड़े शहरों में अमीर लोग रहा करते थे। तो अमीरी गरीबी का फर्क कुछ लेवल पे तो इनके यहाँ भी था। डन भाई, 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने बुक के। अभी तक वीडियो को लाइक करा है या नहीं करा है, नहीं करा तो जल्दी लाइक करो, और जो है साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहो। हम अब आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट जो मैं कह रही हूँ ना, ये मालाएं बनाती थी, ठीक है, तो वो ये कैसे बनाते थे। तो छनदरो नाम का इनका एक बहुत फेमस क्राफ्ट सेंटर हुआ करता था। ये एक बहुत छोटी सी साइट मतलब क्या, शहर था, जो सिर्फ 7 हेक्टेयर की थी। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, जैसे बीड बनते थे, सील बनती थी, वेड बनते थे, शेल की आइटम और मेटल के ऑब्जेक्ट्स यहाँ बनते थे। अब बीड मेकिंग कैसे होती थी, बीड होता है मोती, मोती ये लोग कैसे बनाते थे, स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, मैं फोटोज लगा रही हूँ देखते रहना, जैस्पर, क्रिस्टल, कार्ड्स, जियाटाइट, इस सबसे ये मोती बनाते थे। कुछ मेटल के भी बनाते थे, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड के, शेल के भी बनाते थे, फ्योन्स के भी बनाते थे और टेराकोटा के भी।
कौन कौन सी शेप्स के मोती बनाते थे ये? राउंड शेप का, लॉन्ग शेप का, बैरल शेप का, वो बैरल नहीं होता जिसमें बियर स्टोर करते हैं, उस शेप का, डिस्क शेप का बनाते थे ये। उन पे कभी कभी ये पेंटिंग करते थे, यानी कि कलर कर देंगे, या कार्विंग भी करते थे, यानी कि ऐसे नक्काशी कर दिया करते थे, जैसे आप इस स्टोन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, स्टियाटाइट जो सॉफ्ट स्टोन है, वो तो स्टियाटाइट बहुत मिट्टी टाइप का होता है, गीली मिट्टी हो, उससे तो बहुत सुंदर मोती ये लोग बना देते थे। कार्लिनियन रेड कलर का स्टोन होता था, जिसको एक बहुत ही हैवी प्रोसेस के थ्रू रेड कलर उसका निकाला जाता था। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, फिनिशिंग द बीड्स, इस सब के लिए काफ़ी सारी ड्रिल्स हमें मिली है। जैसे आप किसी सुनार की दुकान पे जाओगे, आपको छोटे छोटे टूल्स मिलेंगे, वैसे ही इनके यहाँ पे हमारे को बहुत सारे टूल्स मिले हैं अलग अलग टाइप के, जैसे आप ये देखो, जिससे ये लोग अपनी ये बीड्स बनाया करते थे। अदर क्राफ्ट सेंटर्स कौन से थे हमारे छनदरों के अलावा? नागेश्वर और बालाकोट जो शेल ऑब्जेक्ट्स के सेंटर थे, और जितने भी ये फिनिश गुड्स होते थे वो कहाँ पहुँचते थे? हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई हमें कैसे पता चला, मैं कौन हूँ कहने वाली कि छनदरो, नागेश्वर, बालाकोट में होती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ मालाएं बनाई जाती थी, बिकती थी मोहनजोदारो हड़प्पा में जाके। तो हमें पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल, कहीं से स्टोन का पीस मिल गया, कॉपर मिल गया पड़ा हुआ, वैसे तो ये लोग अपने बचे कुचे सामान को भी यूज़ कर लेते थे। जैसे अगर आप गोल्ड की शॉप पे जाओगे, जो वो गोल्ड बनाते हैं, उनके यहाँ कोई कूड़ा नहीं होता, वो कूड़े में से भी गोल्ड सोना निकाल लेते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। टूल्स पड़े हुए मिले, अनफिनिश ऑब्जेक्ट मिले, वेस्ट मटेरियल हमें मिला, वेस्ट पीसेस हमें मिले, जिससे हमें पता चला कि भाई इन जगहों पे होता होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 6.1 टॉपिक पे आते हैं, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब ये जो मैं कह रही हूँ अलग अलग पत्थरों से बनाते थे गहने, ये पत्थर कहाँ से आ रहे थे भाई इनके पास? तो कुछ आते थे लोकल, कुछ खरीदते थे ये बाहर के देशों से। सो लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले हड़प्पन नीडेड मेनी टाइप ऑफ मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट वर्क। गहने पहने का इन्हें बहुत शौक था, तो बहुत मटेरियल चाहिए। जैसे कि लोकल क्ले तो इनके पास ही थी, स्टोन, मेटल, टिम्बर, ये कुछ चीज़ें ये बाहर से खरीदते थे। तो अब बाहर से खरीदने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। मैं कह रही हूँ इनको लकड़ी कहीं और से खरीदनी है, तो लकड़ी किसी चीज़ पे आएगी ना, तो बुलक कार्ट पे आती थी, जैसे कि हमें टॉय मॉडल्स में दिखा है। इवन हमें रिवर रूट्स भी दिखे हैं कि ये लोग यूज़ करते थे रिवर और सी को। कुछ सील्स मिली है वहाँ पे हमारे को बोट बनी हुई दिखे, तो ये बोट वगैरह भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से हमें पता चले जहाँ पे क्राफ्ट होता था? नागेश्वर, बालाकोट शेल के लिए, शोरतुगही लैपिस लुजुली नाम के ब्लू पत्थर के लिए। अफगानिस्तान का एक बहुत फेमस पत्थर होता है लैपिस लुजुली, ब्लू कलर का, देखो ये होता है, तो ये मंगाया करते थे ये शोरतुगही से। लोथल से आता था कार्नेलियन रेड वाला पत्थर, स्टियाटाइट। ठीक है, और राजस्थान के खेतरी एरिया से आता था कॉपर, और साउथ इंडिया जो केजीएफ हमने देखा था वहां से आता था गोल्ड। ठीक है जी। अब ये लोग एक लोकल कल्चर था, कल्चर मतलब लोग रहा करते थे कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। गानेश्वर जोधपुर कल्चर जैसे कहा जाता था, उनसे कॉपर भी खरीदा करते थे। ऐसा हमें स्टडी करके पता चला कि ये लोग कॉपर इनसे खरीदा करते थे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये जो अब मैं आज के समय में मैं कह रही हूँ, पेट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम वो रशिया से और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदते हैं। ऐसे ही इनके पास जो पत्थर नहीं होते थे ये बाहर के देशों से खरीदा करते थे। अब कौन से बाहर के देशों से क्या खरीदते थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है मेटल कॉपर। कॉपर को हम क्या करवाते थे? बाहर के देश से इंपोर्ट कराते थे। कहाँ से? ओमान से। साउथ ईस्ट अरेबियन पेनिनसुला में जो एक कंट्री है जिसका नाम ओमान है, वहाँ से हम खरीदते थे। हमें कैसे पता चला? जब हमने केमिकल टेस्ट करा ओमान के कॉपर के आइटम्स का और हड़प्पा की, तो हमें उनमें सेम निकल मिला। तो हमें समझ में आया कि कॉपर और हड़प्पा का जो कॉपर है और ओमान का कॉपर है, उनका जो है ओरिजिन पॉइंट सेम है। तो मतलब या तो हड़प्पा से ये लोग खरीदते थे या हम खरीदते थे उनसे। तो बहुत स्टडी करो तो पता चला ओमान से हम कॉपर खरीदते थे। और स्पेशल ब्लैक कोटेड हड़प्पन जार मिला हमें ओमान में। ये देखो, ये एक टाइप का जार था, ये बहुत सारे हमें मिले ओमान में। तो फिर हमें पता लगा कि हम ओमान भेजते थे शिपों में भर के इन ब्लैक कोटेड जार्स को। ठीक है, और वहां से बदले में ये हमें क्या देते थे? कॉपर। बार्टर सिस्टम होता था, हम उनसे कॉपर खरीदते थे, बदले में ये जार बेचते थे। अब इस जार के अंदर कौन सी वाइन थी या तेल था या क्या था वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो सूख चुका ना, गिर चुका। हमें तो बस यही मिले हैं, कॉपर के जार्स। मोस्ट कम्युनिकेशन होती थी इनकी सी रूट्स के थ्रू।
सी रूट्स के थ्रू ये लोग बोट्स में जाते थे और सामान भर के ले आते थे। इवन हमें पता चला है कि मेसोपोटामिया से भी हमारे ट्रेड लिंक्स थे। वो कैसे पता चला है? क्योंकि मेसोपोटामिया का एक डॉक्यूमेंट हमने खोल के पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था हड़प्पा को मेलुआ नाम से, कि मेलुआ एक ऐसी जगह जो लैंड है और सी फेयरर्स मतलब जो लोग बोट यूज़ करते हैं, शिप यूज़ करते हैं, सी के रूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शिप्स एंड बोट्स हड़प्पा में बहुत कॉमन यूज़ होती थी। तो आप देख सकते हो हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड है कि 7-8 पता नहीं कितने ही हज़ारों सालों पहले, आप कह सकते हो लाखों सालों पहले, हमारे यहाँ पे शिप, बोट, ट्रेड सब होता था। और एक मेसोपोटामिया का मिथ है, मिथ मतलब क्या है, उनकी एक राइटिंग है, उसमें लिख रखा है हाजा बर्ड फ्रॉम द मेलुआ। हाजा बर्ड क्या होती है? हाजा बर्ड हमने पता लगाया पीकॉक को कहते हैं, और पीकॉक क्या है? हमारी नेशनल बर्ड भी है। ठीक है, तो ये लोग जो है सोचते हैं कि पीकॉक है और ये हमारे बारे में ही लिख रहे हैं। तो हम लोग मेसोपोटामिया से भी ट्रेड करते थे और ओमान से भी ट्रेड किया करते थे। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट से हमें पता चला कि हम लोग जो है ओमान से क्या खरीदते थे? कॉपर। ओमान को उसमें लिखा हुआ है मगन, और जो है इस तरीके से हमने पता लगाया कि हमारा ये ट्रेड रूट होता था। अब दिलमन जो मेसोपोटामिया की ट्रेड रूट्स है, उसमें कुछ और जगहों के बारे में भी लिखा है जो ये सब ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जैसे दिलमन या जिसको हम सोचते हैं बहरीन, मगन क्या है? ओमान, और मेलुआ क्या है? प्रोबेबली हड़प्पा। तो ये तीनों 1 मार्कर्स में याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लिख पाए। अब गुड्स फ्रॉम हड़प्पा की अगर हम बात करें, हम क्या बेचते होंगे? तो हम कार्निलियन, जो हमारी स्पेशलिटी थी, लैपिस लजुली ब्लू वाला, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें हम बेचा करते थे। ठीक है जी। और हड़प्पन सील्स, वेट, डाइज, बीट्स और ऑल्सो फाउंड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जब हमने देखा, हमारे यहाँ की सील, वेट, डाइज, बीट सब मिले, मतलब अच्छा खासा ट्रेड होता था इन कंट्रीज़ के बीच में से। अब आप ये मैं यहाँ फोटोज़ दिखाती हूँ, ये देखो, द राउंड पर्शियल गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरी हड़प्पन मोटिव्स। ये बहरीन में से मिली एक सील जिसमें क्या मिला है? हड़प्पा का की ये राइटिंग देखो हड़प्पा वाली है। ये देखो, ये कुछ सील्स जो हमें मेसोपोटामिया में से और बाकी जगहों में से मिले। और ये देखो यहाँ पे बोट बनी हुई है, दैट मीन्स वी वर वेरी यूज टू द ट्रेड लिंक्स थ्रू द सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। अब हमें इनका ट्रेड पता चल गया, गहने वहने कैसे बनाते थे और उसके लिए सामान कहाँ से खरीदते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनकी राइटिंग के बारे में, पढ़े लिखे लोग थे या नहीं थे। तो हड़प्पन यूज सील्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जैसे आज के ज़माने में अमेजोन से कोई ऑर्डर आती है तो उस पर सील लगी होती है, और सील टूटी है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसे ही उस ज़माने में ये सील थी, ये बहुत छोटी सी होती थी, लग बड़ी रही है, इसको ऐसे लगा दिया जाता था डोरी बांध के कि किसी भी बोरे के ऊपर, जिससे कि अगर ये टूट गई तो आप उसको यूज़ मत करो। और इस सील के ऊपर लिखा जाता था कुछ, और शायद एक एनिमल मोटिव लगाया जाता था अनपढ़ लोगों के लिए, जिससे समझ पाए कि ये किसके थ्रू आई है। तो मे बी हर ओनर की, हर बिजनेस वाले की अपनी अलग सील स्टैम्प होता होगा। ठीक है, तो हड़प्पा यूज़ करते थे इसको पैकेजिंग करने के लिए। और इसका मतलब ये क्या था कि भैया अगर ये टूटी हुई है तो गुड को खोला गया या कुछ चोरी हुआ गया है। मे बी ये मॉडर्न सिग्नेचर की तरह, जैसे हमारा सिग्नेचर हमारी पहचान होती है, तो सबके पास अलग अलग सील्स होती होंगी जो उनकी पहचान होती थी। ठीक है जी, इससे मतलब समझ में आया कि इनका ट्रेड सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड होता था। आज के ज़माने में पैकेजेस हमारे सील होके आते हैं, ये तब से उस काम को कर रहे थे। तो सील पता चलिए। अब आती है इनकी स्क्रिप्ट, जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता है। मे बी इनकी स्क्रिप्ट हमें पता होती तो हम क्या क्या ही पता लगा लेते। ऐसा कहा जाता है इनके यूनिकॉर्न्स भी थे, इन पे एलियन इन्वेजन होता नहीं क्या क्या। और अगर हम पढ़ पाते क्या लिखा है तो मे बी हम समझ पाते, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइन में लिखा करते थे, जिसमें इनके टाइटल, ओनर का टाइटल होता था या नाम होता होगा, हमें पता चला है। जो सील है ना, सील, उसके ऊपर बता रखा है, ये देखो एक छोटा सा कुछ लिखा है, मतलब इसमें वो नाम लिखा होता हो, एक एनिमल सिंबल है, अनपढ़ लोगों के लिए शायद। ऐसी होती थी इनकी सील। ठीक है जी। अगर इनकी स्क्रिप्ट की बात करें तो मोस्ट राइटिंग्स आर वेरी शॉर्ट, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखते थे ये सेंटेंसेस, छोटा ही लिखते थे। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो हमें मिल गया, लिखा हुआ लॉन्गेस्ट जो हमें मिला, उसमें 26 साइन है। स्क्रिप्ट आज तक अनडिसाइफर्ड है, और हमें ऐसा पता चला है कि ये लोग अल्फाबेट यूज नहीं करते थे, ये साइन यूज करते थे। 375 से 400 साइंस हमें मिले, जैसे कि फिश के लिए मे बी इन्होंने ये साइन बना रखा हो, बैलगाड़ी के लिए इन्होंने मे बी ये साइन बना रखा हो, जैसे हम अपनी साइन लैंग्वेज इन्वेंट कर ले। खाने के लिए इन्होंने मे बी ये साइन इन्वेंट कर रखा हो। तो हर चीज़ को एक साइन दिखाता था, ये नहीं कि ABCD इनकी स्क्रिप्ट थी, नहीं, हर चीज़ के लिए एक अलग साइन था।
तो 375 से 400 साइंस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट इसका क्या मतलब है हमें ये नहीं पता। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और एक चीज़ हमें और पता चली, ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। आप अपनी कॉपी में कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना। जैसे आप अपनी कॉपी उठाते हो तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हो और राइट साइड तक ले जाते हो। भाई ये उल्टा करते थे। ये लोग अपना कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ऐसे हमें कैसे पता चला? क्योंकि लेफ्ट तक जाके ये हौच पौच मचा देते थे। उससे हमें ये पता चला कि ये लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे। अब लिखी हुई चीज़ें हमें कहाँ कहाँ मिली है? हमें तो ऐसा लगता है इनके यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे कभी कभी। क्यों? क्योंकि सील्स पे भी लिखा है, कॉपर के टूल्स पे भी लिखा है, जार की रिम जैसे बर्तनों पे लिख देते हैं ना लोग, ग्लासों पे, वैसे कॉपर टेराकोटा के टैबलेट्स पे, ज्वेलरी पे, इवन बोन के ऊपर भी, हड्डियों पे भी लिख रखा है इन्होंने कुछ कुछ। एंशिएंट साइन बोर्ड्स में हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है जी। राइटिंग में ऑल्सो भी डन ऑन क्लॉथ और वुड, कपड़ों के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करके लिखा हुआ है, लीव्स पे भी लिखा हुआ है। बट ये शायद हमें मिली नहीं, मे बी उस सब पे भी ये लिखते हों। तो अब हमें ये नहीं पता कि इनका वाइड स्प्रेड थी लिटरेसी, यानी कि सब पढ़े लिखे लोग होते थे, या फिर कुछ लोगों को ही पढ़ना लिखना आता था और कुछ को नहीं आता था। दैट वी डोंट नो येट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनका वेट सिस्टम। अब जब ये इतना वो करते हैं ट्रेड, तो इनके पास वेट्स होते होंगे। जैसे सब्जी वाला आता है नीचे तो उसके पास अपना तराजू होता है और वेट्स होते हैं, वैसे ही वेट्स इनके यहाँ से हमें इतने वेट्स मिले हैं, तराजू भी मिले हैं। और इनका जो वेट सिस्टम होता था वो कैसा होता था? इन स्टोन से बना होता था। देखो ये वाइट कलर के स्टोन से बना होता था, इसको कहा जाता था चर्ट। ठीक है। ये हर देखो छोटे से छोटा भी होता था और बड़े से बड़ा भी होता था, क्योंकि हर टाइप का ये जो है मेजरिंग्स किया करते थे। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ चर्च स्टोन, क्यूबिकल होता था और कोई मार्क नहीं होता था उस पर, यानी कि 1 किलो 10 किलो नहीं लिखते थे ये। स्मॉल वेट्स होते थे 1 2 4 8 16 32 बाइनरी सिस्टम के, और लार्जर वेट्स 160 200 320 इतने लेवल तक जाते थे। स्मॉल वेट्स का क्या काम होगा? ज्वेलरी बनाने के लिए। और हमें मेटल स्केल पैन यानी कि जो तराजू होते हैं ना, वो भी हमें मिले हैं। दिस शो दैट हड़प्पा के पास काफ़ी एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज ट्रेड सिस्टम था। विद दिस हमने पढ़ लिया इनका ट्रेड कैसे होता था। अभी तक आपको क्या समझ में आया था? दे वर वेरी ऑर्गेनाइज पीपल। बाहर के देशों से भी ट्रेड था, अपने यहाँ लिखते भी थे, पढ़ते भी थे लोग इनके। तो मे भी इनको आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी खासी कंट्री चल रही थी ये। तो अब इस कंट्री का कोई राजा था या नहीं था? क्वेश्चन आता है पूरी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ये। तो सबके अलग अलग मानने हैं कि इनका राजा था या नहीं था। इस पर लेट्स स्टडी क्या क्या लोगों की बिलीव्स है। तो हड़प्पा में हमने केयरफुल प्लानिंग और कंट्रोल देखा। जैसे कि आपने देखा हर जगह सेम टाइप की पॉटरी मिली, सील मिली, ब्रिक्स मिले, वेट्स मिले, जो हर जगह यूज हो रहे हैं। ब्रिक का साइज जम्मू से लेकर गुजरात तक सेम था, हर जगह सेम टाइप की ब्रिक लगेगी। सिटीज भी सेम तरीके से ही बनी थी और लार्ज लेबर यूज होता था ब्रिक वॉल और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अब भाई ये सब करने के लिए कोई राजा तो होगा। हमारे पास कोई क्लियर प्रूफ नहीं है किसी राजा का या किसी महल का जो हमें मिला हो। एक महल नहीं मिला इस हड़प्पा से हमारे को कि उसे हम कह पाए यहाँ राजा रहता होगा। एक लार्ज बिल्डिंग जरूर मिली है हमें, जिसको हमने पैलेस कह दिया, बट वहां से कोई रॉयल आइटम यानी कि सोना चांदी तो नहीं मिला। राजा तो रखिएगा ना अपने पास। एक स्टोन फिगर भी मिली है हमें, जिनको हमने कहा है प्रीस्ट किंग की, जो आप ये देख सकते हो। बट ये भी हमें नहीं पता कि ये उनके कोई किंग थे या फिर नहीं थे। अब हर हिस्टोरियन का डिफरेंट व्यू है। कोई कहते हैं कि कोई रूलर नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, जिसको मैं तो शायद नहीं मानती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम बिना रूलर के नहीं चल सकता। कुछ कहते हैं मैनी रूलर्स होंगे डिफरेंट रीजन में, यानी कि हड़प्पा का राजा अलग, मोहनजोदारो का अलग, बालाकोट का अलग, नागेश्वर का अलग, सब अलग अलग राजा थे। तो कुछ लोग इसको भी नहीं मानते कि भाई अलग अलग राजाओं का, तो एक कहेगा मैं ईट ऐसी बनाऊंगा, एक कहेगा मैं ऐसी बनाऊंगा। हर राजा का अपना दिमाग होगा, अपने टाइप से वो अपनी सिटी बनाएगा। बट यहाँ तो हर सिटी सेम थी। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो सब कुछ प्लान करती थी। तो मेरा भी और बहुत सारे लोगों का यही मानना है, जैसे आजकल देश चलता है ना कि एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या उस ज़माने में एक ही राजा था, वही पूरे इतने बड़े एरिया को संभालता था। तो काफ़ी लोग ये भी मानते हैं। अब क्या था वो हमें नहीं पता है। ठीक है जी, तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा क्या हुआ जो इंडिया की इतनी बेहतरीन ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई? मैंने आपको बताया था ना, अर्ली फेज था, मेच्योर फेज था, जहाँ ये बहुत तरक्की पे थे, और अब इनकी बर्बादी शुरू हुई। वो क्यों हुई? वी डोंट नो दैट। अराउंड 1800 BCE मेच्योर हड़प्पन साइट्स को अबैंडन कर दिया गया, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब जगहों से लोग रहने बंद हो गए। लोगों के मिलने, मतलब हमें ना लोगों के एविडेंस मिलने बंद हो गए। मे बी हमें पता चला कि लोग गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ जाके शिफ्ट होने लग गए। ये देखो आप,
अब यहाँ पे लोग शिफ्ट होने लगे, पहले लोग यहाँ रहते थे, अब लोग इस तरफ आने लगे, पहले इधर रहते थे फिर इधर आने लग गए। भाई क्यों आने लगे, क्या रीज़न था, ये हमें पता लगाना है। ओल्ड फीचर्स डिसअपियर होने लगे, हमें कैसे पता चला इनका कल्चर बर्बाद हो रहा था। अब हमें सील बहुत कम मिली, हमें राइटिंग बहुत कम मिली, वेट बहुत कम मिले, स्पेशल बीट्स कम मिले, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड्स ख़त्म हो गए, लाइफ काफ़ी सिंपल गांव वाली टाइप की थी, बहुत कम गुड्स मिले हमें, एंड हाउसेज और बिल्डिंग बहुत कम मिली। इससे हमें पता चला यहाँ पे शहर ख़त्म होने लग गए, जो इतने बड़े बड़े शहर थे अब वो ख़त्म होने लग गए। ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े शहर ज़ीरो पे आके खड़े हुए गाँव बन गए, व्हाट हैपेंड। कुछ लोग कहते हैं मे बी क्लाइमेट चेंज हुआ हो, सूखा पड़ गया हो, कुछ लोग कहते हैं फ्लड आई होगी, इनके शहर बर्बाद हो गए होंगे, कुछ कहते हैं रिवर ने अपना चैनल बदल लिया होगा तो इनके यहाँ सूखा पड़ गया, कुछ कहते हैं उन्होंने बहुत पेड़ काटे तो अब जो है इनको भुगतना पड़ रहा है, कुछ कहते हैं उन्होंने लैंड को ओवर यूज़ कर लिया। बट कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है जो ये एक्सप्लेन करे कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतने सारे शहर एकदम से कैसे ख़त्म हो गए। आफ्टर दिस इंडिया में पता है शहर बनने कब शुरू हुए, हज़ारों सालों बाद, जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये आप देख सकते हो, ये है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट, आप कह सकते हो मेच्योर एरियाज, हड़प्पा, मोहनजोदारो। अब ये दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कवरिंग दी हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब आते हैं, हम चैप्टर एंड करने वाले हैं, 2 ही टॉपिक बचे हैं, 10 और 11। अब हम जानेंगे किसने बताया हमें हड़प्पा कब बनी, मुझे किसने बताया आगे, और तुम्हें किसने बताया कि बुक को किसने बताया। लेट्स स्टडी। तो हड़प्पा की जो सिटीज थी वो बहुत समानों तक दब चुकी थी हमारी हिस्ट्री के अंदर, धरती के अंदर दबी पड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि इंडिया के अंदर भी इतनी पुरानी कोई सिविलाइजेशन है। लेटर पीपल फाउंड स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फार्मिंग एंड डिगिंग। क्या हुआ, जब यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदारो के आसपास में लोग रहते थे तो जब वो मिट्टी खोदते थे फार्मिंग करने के लिए, उन्हें कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती थी, कुछ बर्तन, कुछ ईंटें जो चोरी भी हो जाती थी, तब भी लोगों को समझ में नहीं आता था। फिर हमारे यहाँ उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था, तो कनिंघम नाम के एक बहुत ही फेमस हमारे यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट थे, और जो है एलेक्जेंडर कनिंघम थे, बहुत ही फेमस। एलेक्जेंडर कनिंघम एक बहुत ही फेमस ब्रिटिशर, जिनको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ब्रिटिशर्स ने पहला डायरेक्टर जनरल बनाया था, यानी कि ये उसके लीडर थे, ठीक है। उन्होंने 19th सेंचुरी में इंडिया में बहुत काम करा, एंड उनका फोकस पीरियड होता था अराउंड 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE का। अब जब चैप्टर की इस मोड़ पे आ चुके हैं तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें BCE CE समझा दूँ, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। आपको याद होगा बचपन में हम ऐसी नंबर लाइन पढ़ते थे, इसको हम कहते थे BC और इसको हम कहते थे AD, और यहाँ हम लिखते थे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। याद है या नहीं याद है। AD आज के ज़माने में चल रहा है, अभी चल रहा है 2026 AD, ठीक है। और ये क्राइस्ट के जन्म से पहले को BC कहते थे, याद है। अब बस बिकॉज हर रिलीजन इस नंबर लाइन से एसोसिएट कर पाए टाइम लाइन से, तो ये जो BC था बिफोर क्राइस्ट को अब हम कहते हैं BCE, और ये जो एनो डोमिनी है आफ्टर गॉड को कहा जाता है अब CE। तो अभी क्या चल रहा है 2026 CE, और ये क्या था बिफोर क्राइस्ट को हम क्या कहते हैं अब BCE। तो हड़प्पा कौन सा टाइम पीरियड है, ये देखो 7000 8000, इतना पुराना हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो जो हमारे कौन थे, एलेक्जेंडर कनिंघम, ये सिर्फ कौन सा टाइम पीरियड को पढ़ते थे, 6th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी BC, बस इतने टाइम पीरियड को ये स्टडी कर रहे थे। और हड़प्पा कितना पुराना था, ये जो ये वाली लाइन होती है ना BCE वाली, ये माइनस की तरह चलती है, जितना पीछे जाते जाओगे उतना पुराना, जितना नंबर एक्सीड करते जाओगे उतना पुराना। ये हमने पढ़ा लगभग 6000 BCE से चल रही है, ये मतलब बहुत पुराने ज़माने से। इतना तो इन्होंने सोचा ही नहीं था, ये तो 6th सेंचुरी BCE पे पढ़े हुए थे, तो इन्हें कैसे पता चला फिर हमारे हड़प्पा के बारे में। ये सिर्फ रिटन टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन पढ़ते थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, ये सब ये लोग पढ़ा करते थे हमारे एलेक्जेंडर कनिंघम, और इसके थ्रू तो ये कभी भी हड़प्पा को नहीं समझ सकते थे। तो ये किसको पढ़ते थे, ये चाइनीज़ पिलग्रिम टेक्स्ट जो होते थे उनको पढ़ते थे, और हड़प्पा चाइनीज़ रूट पे नहीं आता था, ना ही किसी एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा था, इसलिए कनिंघम को ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। एक बारी तो एक इंसान ने हड़प्पा की सील लाके कनिंघम को दी भी थी, जिसका स्केच उन्होंने बनाया, बट इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं लगा ये तो मेरे रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों था,
क्यों हड़प्पा का इतना इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट जब कनिंघम जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को भी मिला तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि अरे नहीं, ये तो अभी मैच ही नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज इंडिया में उस समय यही सोचा जाता था कि इंडिया की सीरीज शुरू हुई थी गंगा के किनारे बसे लोगों से। बिकॉज ऑफ दिस बिलीव हड़प्पन सिविलाइजेशन को इग्नोर करा जा रहा था। फिर धीरे धीरे जाके पता चलता है कि नहीं, हम और बहुत ज़्यादा पुराने हैं। लेटर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड हड़प्पन सील्स एट हड़प्पा इन ओल्डर लेयर्स। लेयर क्या होती है? अब देखो, जो आप डिस्कवरी कैसे करते हो, ये जितनी आप गहरा खोदते जाओगे, जो जितनी नीचे से मिलेगा वो उतना पुराना होगा। फिर बहुत गहरी गहरी जब खुदाई होने लगी और नीचे से हमें शहर मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही हैं, तब जाके आर्कियोलॉजिस्ट को लगा यार यहाँ कुछ तो है। दो बहुत फेमस इंडियन हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक का नाम है दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। वो यहाँ हड़प्पा मोहनजोदारो के रूट्स पे जब गए और उन्होंने वहाँ खुदाई करके वहाँ पे किसी ने उन्हें सील दिखाई, वो ईंटें दिखाई, तो उन्होंने को समझ में आया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ धरती के अंदर हमारे इंडिया के कुछ और मिरेकल है। तब उन्होंने यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और बहुत खुदाई हुई एंड देन वी केम टू नो अबाउट कि इंडिया में भी इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, इतने पुराने ज़माने की एक सिविलाइजेशन है। ठीक है, दीज वर कवर्ड बाय दयाराम साहनी, जो मैंने आपको कहा, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और एक और राखलदास बनर्जी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा को ढूंढा था और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को ढूंढा था। तो 1924 में जॉन मार्शल के टाइम पे जो है, तब वो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस करा था। तो भाई कनिंघम के हाथ से तो निकल गई ना वो अपॉर्चुनिटी। अगर कनिंघम भी उस समय थोड़ी अकल लगाते और ढूंढते तो उन्हें भी हड़प्पा मिल सकता था, बट कनिंघम को नहीं मिला। उनके बाद जो जनरल बने 1924 में, उन्हें मिला था। अब ऐसा कहा जाता है कि उनके आने के बाद इंडिया की हिस्ट्री 3000 साल और पुरानी हो गई। फिर हड़प्पा की सेल मेसोपोटामिया से भी मिलने लगी, तो हमें पता चला कि हड़प्पा ही नहीं और भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, और हम इतने पुराने हैं, मतलब कि 3000 साल पुराने नहीं, मेसोपोटामिया जितने पुराने हम लोग हैं। ओके, अब आते हैं हम जॉन मार्शल के बारे में। जॉन मार्शल एक बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे, बहुत समझदार थे। ये ग्रीस में और क्रेट में बहुत समय तक, ब्रिटिशर हर जगह खुदाई कराते थे, ग्रीस में भी ये बहुत खुदाई करके आए थे, और फिर आके इन्होंने इंडिया में खुदाई करी। अब इन्होंने एक गलती कर दी थी जॉन मार्शल ने। इन्होंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिग करा, सेम लेवल एवरीवेयर। अब देखो आप, ये एक ढेर है और ये एक ढेर है। इन्होंने क्या करा, हॉरिजॉन्टली डिग करा, जो इसमें से सामान निकला यहाँ रख दिया, फिर एक और हॉरिजॉन्टल डिग करा, फिर ये सामान यहाँ रख दिया इकट्ठा, फिर एक और यहाँ रख दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पास्ट का जो टाइमलाइन था वो बिगड़ गया। अगर ये तरीके से करते तो हमें और समझ में आता क्या चीज़ कितनी पुरानी है। इस चीज़ को कहा जाता है स्ट्रैटिग्राफी, यानी कि लेयर बाय लेयर स्टडी करना। जब भी आपको स्टडी करनी हो हिस्ट्री, आप एक वर्टिकल लाइन में डिग करोगे, ये जो चीज़ मिली है इसे यहाँ रखोगे, जो उससे नीचे वाली लाइन में मिली है उसे अलग रखोगे, जो उससे नीचे मिली है उसको अलग रखोगे, जो उससे नीचे से मिली है उसको अलग रखोगे, क्योंकि ये नया है, ये और पुराना है, ये और पुराना है, ये और पुराना है, तो जितना अंदर से निकलेगा वो उतना पुराना होगा। इस वजह से इन्होंने इसको फॉलो नहीं करा, तो हमारे सारे पीरियड्स मिक्स हो गए, टाइम पीरियड, और हमारी काफ़ी हिस्ट्री हमें पता नहीं चल पाई, कन्फ्यूजन हो गया। इसीलिए जॉन मार्शल को कहा जाता है कि इन्होंने एक गलती की थी। जॉन मार्शल के बाद न्यू टेक्निक्स लेकर आते हैं हमारे एक नए आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था REM व्हीलर। ये कब आए, 1944 में, ये लंदन रिटेन इवेंट्स। ये डायरेक्टर जनरल अब बनते हैं ASI के। अब ये एक मिलिट्री वाले थे और ये काफ़ी डिसिप्लिन थे। ठीक है, इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को यूज़ करा, अर्लियर आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं करा था, और इनके आने के बाद हमने एक्यूरेटली अपने हड़प्पा के पास्ट को पता लगाया। अब फिर क्या हो जाता है, 1947 के बाद हमारा पार्टीशन हो जाता है। हड़प्पा की और मोहनजोदारो, जो मेजर साइट्स थी हमारी, मोहनजोदारो और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो दोनों चल गई भाई पाकिस्तान में। अब हम क्या करें, अब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडियन साइट्स को ढूंढना शुरू करा। इंडियन साइट्स कौन सी है, कच्छ है, पंजाब एंड हरियाणा के पास में है, जैसे कालीबंगन, लोथल, लाखीगढ़ी और ढोलावीरा। हमने इन्हें फिर जो है स्टडी करना शुरू करा, और आज के समय पे इन सब के आसपास में म्यूजियम्स भी है जहाँ पे इनकी चीज़ें रखी गई हैं। देन अब जब हम स्टडी करते थे, खाली ये नहीं सोचते थे कितना पुराने क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीज़ों को फोकस करा कि हड़प्पा का कल्चर कैसे डेवलप हुआ, अलग अलग लोकेशंस कैसे बनाई जाती थी, और इवन टुडे, आज तक इतने सारे इंटरनेशनल टीम्स है जो हमारी हड़प्पा को स्टडी कर रही है, हमारी लैंग्वेज पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे हम अपने राज जान पाए। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे गाइस, 11 टॉपिक पे, 11.1 प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग द पास्ट टुगेदर।
अब आपने इतना हिस्ट्री समझ ली, मैंने कहा पत्थर निकले, टूल्स निकले, ये निकला वो निकला, भाई आर्कोलॉजिस्ट इतना करते कैसे हैं, वो ये सब चीज़ों को समझते कैसे हैं, दैट वी विल स्टडी। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को उनकी स्क्रिप्ट से तो नहीं समझ पाए, तो इसलिए आर्कोलॉजिस्ट सिर्फ पॉटरी, टूल्स और ऑर्नामेंट्स और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट से ही हड़प्पा को समझते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए अपने फाइंड्स को, यानी कि जो भी मिला उसे क्लासीफाई करना। ओके, तो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे 11th टॉपिक पे हम आ चुके हैं कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट क्लासीफाई कैसे करते हैं जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। सबसे पहले इनका सिंपल मेथड होता है उनका मटेरियल देखना कि वो स्टोन का है, मेटल का है या फिर क्ले का है, उस पर ये लोग क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है उसका फंक्शन जानना कि वो कोई टूल है, वो कोई ऑर्नामेंट है या फिर कोई रिचुअल की चीज़ है, और वो हम आज के एविडेंस से पता लगाते हैं। जैसे कि उन्हें कर्न्स मिले, सिलबट्टे मिले, तो आजकल वो चटनी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तब भी उसके लिए यूज़ होते हैं। बीड तैयार होने के लिए यूज़ होते होंगे भाई, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए। तो आजकल के पर्पज से हम पता लगाते हैं कि आज इस चीज़ का ये काम होता है तो शायद तब भी यही काम होता होगा। नेक्स्ट, वो चीज़ें कहाँ से मिली है इससे पता लगाते हैं, वेयर इट वॉज फाउंड, कि लोगों के घरों में से मिली है, नालियों में से मिली है, मतलब वेस्ट मटेरियल हो सकता है, या फिर वो चीज़ कहीं छुपी हुई मिली है तो मतलब वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फोर्थ तरीका होता है इनडायरेक्ट एविडेंस से पता लगाने का, यानी कि स्टैचूज को उन्होंने स्टडी करा, अगर कुछ कपड़े के निशान दिख रहे हैं तो मे बी ये लोग कॉटन यूज़ करते होंगे। एंड लास्ट तरीका होता है टाइम रेफरेंस में डालने का। जैसे हड़प्पा की जो सील हमें मिली, हमें कभी भी समझ में नहीं आ रहा था भाई सील का क्या काम है, जब तक हमें क्या नहीं मिला था, जब तक हमें मेसोपोटामिया में सेम टू सेम वैसी सील्स नहीं मिली। तो ऐसे पता लगाते हैं आर्कोलॉजिस्ट हमारी चीज़ों के बारे में। अब आता है टॉपिक 11.2, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमारे आर्कोलॉजिस्ट पता ही नहीं लगा पाते और उसको वो डाल देते हैं फिर कि ये रिचुअल यानी कि रिलीजन में यूज़ होती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन रिलीजन क्या था ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई हमें रिटन रिलीजियस टेक्स्ट नहीं मिला भी है तो हमें पढ़ना तो आता नहीं है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उससे ही हम पता लगाते हैं, और मे बी जो हमने पता लगाया वो थोड़ा गलत भी हो। तो एक हमें टेराकोटा की फीमेल फिगर मिली है, डेकोरेटेड वुमेन, जिनको हमने नाम दिया कि ये इनकी मदर गॉडेस होंगी, बट ये प्रूव नहीं हुआ है। एक स्टोन का मेल फिगर मिला है जो सीटेड पोस्चर में है, वन हैंड ऑन नी, इसको हमने कहा कि ये प्रीस्ट किंग है। मे बी इनके रॉयल फिगर हो, रिलीजियस फिगर हो, वो भी हमें नहीं पता थे या नहीं थे। फिर हमें ग्रेट बाथ मिला है, जिसको हमने कहा कि ये रिलीजियस पर्पस में यूज़ होता होगा, क्योंकि समझ में नहीं आया इतना बड़ा टैंक शहर के बीचों बीच में क्यों बना रखा है। नेक्स्ट हमें फायर ऑल्टर्स, यानी कि जहाँ पे हवन होता है, वो जगह मिली कालीबंगन और लोथल में से। तो मे बी यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हो, हमने ये पता लगाया। सील से भी हमें काफ़ी इंटरप्रिटेशंस मिली, ठीक है, जैसे कि हमें प्लांट मोटिव्स मिले, मतलब ये नेचर वर्शिप करते हो। यूनिकॉर्न की भी सील हमें मिली है, यानी कि मिथिकल क्रीचर्स में बिलीव करते थे। और एक सीटेड योगिक पोस्चर के अंदर हमें एक मेल की फिगर मिली है, जिसको हमने कहा प्रोटो शिवा, अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा। सम कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी हमें मिले हैं जो शिवलिंग्स जैसे लगे। तो ये कुछ हमारे को क्या है, कुछ एविडेंस है हमारे जो हमें हड़प्पा में लगता है जो हमें मिले, ठीक है। अब आगे आता है, फिर भी बहुत प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली पता लगाने में कि ये किसकी पूजा करते थे, ये लोग क्या किया करते थे। एंड द आइडियाज आर मोस्टली बेस्ड ऑन द गेस वर्क और सिमिलैरिटीज। आर्कियोलॉजिकल ऑफन मूव फ्रॉम प्रेजेंट, जो चीज़ हमें पता है उससे पास्ट में जाते हैं जिससे कि पता लगा पाए। हड़प्पन सिंबल्स मे नॉट मैच हिंदू रिलीजियस आइडियाज, तो हमारे आज के समय के रिलीजियस आइडियाज से काफ़ी चीज़ें मैच नहीं करती है, बट फिर भी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऋग्वेदा में भगवान शिव को रुद्र नाम से लिखा गया है, ठीक है, वो जो है उनको इस नाम से लिखा गया है। बट रुद्र इन ऋग्वेदा इज नॉट क्लियरली शोन एज योगी और या फिर एनिमल लॉर्ड, जैसे कि हमें प्रोटो शिवा की सील पे मिला। जैसे आप ये सील देख सकते हो, ये मेल फिगर है और आसपास में बहुत सारे पशु हैं, ठीक है, जैसे कि इसको नाम हमने दिया प्रोटो शिवा और शिव जी को कहा जाता है पशुपति। तो ऐसा सोचा गया कि क्या ये शिव जी ही हैं, बट डिबेट्स इसके ऊपर चल रही है बिकॉज वी आर अनसर्टेन कि ये सच में वो हैं या फिर नहीं है। तो हड़प्पन रिलीजियस जो है बिलीव्स है वो अभी तक हमें पता नहीं मिली है। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास चीज़ें हैं वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, बट रिलीजियस मीनिंग्स को छोड़ के बाकी काफ़ी चीज़ें हमें पता लगा चुके हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी आइटम्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आती हैं कि इनका क्या यूज़ होगा क्या नहीं होगा, तो वो हम रिलीजियस चीज़ों में डालते हैं क्योंकि वो हम अभी पता नहीं लगा पाए हैं। विद दिस गाइस हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है एंड इसके एंटायर चैप्टर के नोट्स जल्दी से जाओ
मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर का रिवीजन 2 बार अगर आप नोट से कर लोगे देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो विद दिस पूरा चैप्टर समझ में आ गया? कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता दो। मिलेंगे हम कल मेरे सेकंड चैनल पे सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज़ वाले, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब कर लो जाके, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी आपको इस चैप्टर के। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।